फाउंड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन मेल्स। हेमोफीलिया में क्या होता है, एक पर्टिकुलर तरह का क्लॉटिंग प्रोटीन, क्लॉटिंग फैक्टर मिसिंग होता है, एब्सेंट होता है। हेमोफीलिया ए, हेमोफीलिया बी, हेमोफीलिया सी। हेमोफीलिया ए इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर नंबर। बताइए मुझे, हेमोफीलिया ए कौन से क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी या एब्सेंस के कारण है? क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8। हेमोफीलिया बी क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9। हेमोफीलिया सी क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 11। तो हेमोफीलिया में क्या होता है कि भाई अगर कट लग जाए ब्लड वेसल में, चोट लग जाए शरीर में, ब्लड continues to flow out of the body for a long duration। ब्लड क्लॉट करने में बहुत लंबा समय लगा देता है, और अगर कहीं कोई मेजर कट लग जाए शरीर में तो द पर्सन में ब्लीड टू डेथ ऑल्सो। ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस भी बताया था, बड़ा थिक म्यूकस बनता है, क्लोराइड आयंस का ट्रांसपोर्टेशन में गड़बड़ हो जाती है तो वो थिक म्यूकस शरीर की डक्ट्स को ब्लॉक कर देता है। कलर ब्लाइंडनेस भी आपको पता है भाई, रेड कलर ब्लाइंडनेस, ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, है ना, पढ़ा है आपने ये। सो कलर ब्लाइंडनेस भी हमने देखा था कि जेनेटिक डिसऑर्डर। फिनाइल कीटोन यूरिया, शॉर्ट में PKU कह देते हैं भाई। फिनाइल कीटोन यूरिया एक एंजाइम होता है, फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेस, जो फिनाइल एलानीन अमीनो एसिड को टायरोसिन अमीनो एसिड में बदलता है। फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेस अगर नहीं होगा तो फिनाइल एलानीन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, तो फिनाइल एलानीन अमीनो एसिड का लेवल ब्लड में बढ़ता रहेगा, जिसके कारण कितने सारे मेटाबॉलिक डिस्टरबेंसेस हो जाएंगे। ठीक है। थैलेसीमिया, थैलेसीमिया मेजर, थैलेसीमिया माइनर हमने पढ़ा था। थैलेसीमिया के केस में क्या हो जाता है कि भाई हीमोग्लोबिन की चेन जो है उसका सिंथेसिस नहीं हो रहा है प्रॉपरली, चेन में डिफेक्ट नहीं है कोई अमीनो एसिड सीक्वेंस में, सिंथेसिस ऑफ दैट हीमोग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड। अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया। तो राजा बेटा ये सब क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर्स। मैं इनका डिस्कशन क्यों कर रहा हूं? वो इसलिए कि क्या इन जेनेटिक डिसऑर्डर्स को परमानेंटली क्योर कर सकते हैं? बायोटेक्नोलॉजी इसमें मददगार साबित हो सकती है। कैसे? बाय फिक्सिंग द म्यूटेशन। वो जो म्यूटेशन हुई है, हमने उसका पता लगा लिया कि भाई म्यूटेशन हो गया, गड़बड़ हो गई है, उसे हम ठीक कर सकते हैं क्या? लेट्स सी हाउ कैन वी परमानेंटली क्योर जेनेटिक डिसऑर्डर्स बाय फिक्सिंग द म्यूटेशन। लेट्स अंडरस्टैंड। यहां पे आएगा जी रोल जीन थेरेपी का। जेनेटिक लेवल पे हमें कुछ इलाज करना है, थेरेपी करनी है। सो आप एक डेफिनेशन लिख लीजिए बस जल्दी से अपने नोट्स में। भाई जी जल्दी से लिखिए, जीन थेरेपी क्या होता है? ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज बाय रिपेयरिंग और रिकंस्ट्रक्टिंग द डिफेक्टिव जीन्स। बीमारी का इलाज करना है, ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज किस प्रकार से? जो डिफेक्टिव जीन्स हैं उन्हें रिपेयर करके या उन्हें रिकंस्ट्रक्ट करके। अब वो कैसे कर पाएंगे? हाउ डू वी ट्रीट द म्यूटेटेड सेल्स? जिन सेल्स में म्यूटेशन हो गया है, जिन सेल्स के DNA में म्यूटेशन हो गया है, कैसे करेंगे उनका इलाज? सिंपल, by transferring the functional gene from the healthy cells into the mutated cells। बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस में हमने इतना तो सीख लिया, कैसे जीन ऑफ इंटरेस्ट को काटना है, दूसरी जगह पे डाल के रिकॉम्बिनेंट DNA बनाया था हमने, तो बेसिक सिद्धांत तो सेम रहेंगे। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू ट्रांसफर द फंक्शनल जीन, जो सही प्रोटीन बना रहा है, हेल्दी सेल्स से हम उस जीन को लेके जो हमारे म्यूटेटेड सेल्स हैं उनमें डाल दीजिए। राइट? चलो देखते हैं जी सिंपल तरीके से क्या बता रहा हूं। जीन थेरेपी, ये रहा जी हमारा एक हेल्दी सेल, सेल के अंदर है जी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल,
वहां पे हेल्दी सेल में ये रहा हमारा GOI, जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब मैंने इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल देना है एक म्यूटेटेड सेल में, एक ऐसे सेल में जो कि खराब जीन प्रोडक्ट बना रहा है या नहीं बना रहा या कम बना रहा है, जो भी म्यूटेशन उसमें हुआ है जिसके कारण जो भी नुकसान हुआ है। तो मैंने इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक वेक्टर के जरिए, ये बात तो आप जानते हैं, वेक्टर एक व्हीकल है जो ट्रांसपोर्ट करेगा जीन ऑफ इंटरेस्ट को। तो हम एनिमल सेल्स की बात कर रहे हैं, मतलब ह्यूमन सेल्स की बात कर रहे हैं, तो हम वायरल वेक्टर्स यूज करते हैं। वायरसेस अटैक करते हैं सेल्स को, अपना जेनेटिक मटेरियल उसमें डाल देते हैं। ठीक है जी। तो वायरल वेक्टर हमने यूज करा, वायरल वेक्टर में हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला, तो वो बना जी रिकॉम्बिनेंट वायरल डीएनए। राइट, आप देख रहे हैं, यहां से काट लिया हमने वो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो था, वायरस के जेनेटिक मटेरियल के साथ इनकॉर्पोरेट कर दिया, और वायरस से कहा कि भाई अब तू जा करके इसको जो हमारे टारगेट सेल्स हैं, म्यूटेटेड सेल्स हैं, उन तक पहुंचा दे। वायरस ने कहा भाई ठीक है। राइट, वो रिकॉम्बिनेंट वायरल वेक्टर म्यूटेटेड सेल्स में जाएगा, उन पे हमला करेगा और अपना जेनेटिक मटेरियल उसे दे देगा, तो वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वहां पहुंच गया। ठीक है, तो ये सिंपल सिद्धांत था, प्रिंसिपल। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। हेडिंग दे लीजिए, एडिनोसिन डी अमाइनेज डेफिशिएंसी। लिखिए, स्पेलिंग मत गलत करना। एडिनोसिन, आप कहेंगे भाई ये तो हमने सुना हुआ है, जब हमने न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड पढ़े थे, डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो एडिनोसिन हमें पता है। डी अमाइनेस, नाम में पीछे एस लगा हुआ है, तो आप समझ रहे होंगे कि भाई ये कोई एंजाइम का जिक्र हो रहा है। एक एंजाइम होता है एडिनोसिन डी अमाइनेस, और इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है कुछ लोगों में। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्या होते हैं इसके नुकसान भाई, चलो समझते हैं जी। एडिनोसिन डी अमाइनेस डेफिशिएंसी को हम शॉर्ट में ADA डेफिशिएंसी भी लिख देते हैं। ADA, एडिनोसिन डी अमाइनेस डेफिशिएंसी। इसमें क्या है, देयर इज डिलीशन ऑफ अ जीन विच कोड्स फॉर ADA। ये रहा जी डीएनए, डीएनए का एक शॉर्ट सेगमेंट को हमने जीन कहा। जो जीन ADA एंजाइम के लिए कोड कर रहा है वो नहीं, वो मिसिंग, राइट। और जिन हेल्दी इंडिविजुअल्स में ADA जीन प्रेजेंट है, वहां पे ADA एंजाइम बन रहा है। जीन जहां प्रेजेंट है हेल्दी इंडिविजुअल्स में, दैट इज कोडिंग फॉर दिस एंजाइम ADA। ये एंजाइम करता क्या है वो भी हम आगे समझेंगे। अगर ADA जीन मिसिंग है तो देयर इज नो ADA, एडिनोसिन डी अमाइनेस एंजाइम नहीं बन रहा, सिंपल बात है। नाउ देखिए, इस एंजाइम के ना होने से नुकसान क्या हो जाता है। जिन इंडिविजुअल्स में ये एंजाइम नहीं है, उनमें लिम्फोसाइट्स जो है उनको बहुत नुकसान पहुंचता है। नाउ डू यू रिमेंबर लिम्फोसाइट्स, कहां पढ़ा था जी हमने लिम्फोसाइट्स के बारे में? हमने लिम्फोसाइट्स के बारे में पढ़ा था जब हमने टाइप्स ऑफ WBCs पढ़े थे, व्हाइट ब्लड सेल्स, जिनका दूसरा नाम क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स को ही तो ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ल्यूकोसाइट्स दो तरह के होते हैं, एक वो जिनमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड granulocytes, they have enzyme rich specific granules, lysosomal granules। दूसरे होते हैं agranulocytes। ठीक है जी, ये किन के बारे में बता रहा हूं, WBCs के बारे में। व्हाइट ब्लड सेल्स, जैसे हमारे ब्लड में RBCs हैं, WBCs हैं, प्लेटलेट्स हैं, तो WBCs को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ल्यूकोसाइट्स दो तरह के हैं, ग्रेन्यूलोसाइट्स, एग्रेन्यूलोसाइट्स। ग्रेन्यूलोसाइट्स के फर्दर टाइप्स याद हैं आपको, शॉर्ट में लिखूं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। ए ग्रेन्यूलोसाइट्स में याद कीजिए मोनोसाइट्स, लार्जेस्ट WBCs जो आपको बताए थे, एंड लिम्फोसाइट्स। अब समझ आया ये मैंने क्यों लिखा था, आपको ये बताने के लिए कि लिम्फोसाइट्स क्या है।
They are a type of WBCs, leukocytes. Lymphocytes are the cells of immune system. B lymphocytes, T lymphocytes, cell mediated immunity and antibody mediated immunity, ये हम पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम। तो मोटे मोटे तौर पे याद रखिए कि लिम्फोसाइट्स जो हैं बेटा जी, ये बड़े इंपॉर्टेंट सेल्स हैं हमारे इम्यून सिस्टम के, राइट। कोई भी पैथोजन जब शरीर में आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ लड़ता है। स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म, ये सब समझेंगे हम आगे, ठीक है। सो लिम्फोसाइट्स इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं। अगर किसी कारण से, किसी वजह से शरीर में लिम्फोसाइट्स का नंबर डाउन हुआ तो इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाएगी, राइट। इम्यूनिटी कमजोर होगी तो किसी भी तरह का पैथोजन हमारे शरीर पे हमला करेगा और हमें नुकसान पहुंचाएगा। यही होता है एडिनोसिन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी में। सुनिए गौर से। नाउ देयर इज डिलीशन ऑफ द जीन विच कोड्स फॉर ADA। तो क्या हो जाता है? डिक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स इन ब्लड। लिम्फोसाइट्स का नंबर कम होने लगता है, जिसके कारण इम्यून सिस्टम पूरे का पूरा प्रभावित हुआ। नाउ ये एंजाइम करता क्या है और इसका क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है लिम्फोसाइट से? सुनिए। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, आप जानते हैं, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए टूटता भी है शरीर में, सेल्स का वियर एंड टियर भी तो हो रहा है। हर सेल कोई सारी उम्र थोड़ी जिंदा रहेगा, एक डेफिनेट लाइफ स्पैन है। उसके बाद सेल का डिग्रेडेशन हुआ, सेल टूट फूट गया, सारे बायोमोलिक्यूल्स टूटे। डीएनए के टूटने से डीऑक्सी एडिनोसिन बनता है। किससे बनता है? डीएनए के टूटने से डीऑक्सी एडिनोसिन बनता है। जब ADA एंजाइम प्रेजेंट है, एडिनोसिन डीअमाइनेज एंजाइम, ये डीऑक्सी एडिनोसिन को कन्वर्ट करता है डीऑक्सी इनोसिन में, INO। ध्यान दीजिए, ADA एंजाइम, एडिनोसिन डीअमाइनेज एंजाइम, डीएनए के टूटने से बनने वाला एक प्रोडक्ट डीऑक्सी एडिनोसिन को एक प्रोडक्ट में बदलता है फर्दर आगे, दैट इज डीऑक्सी इनोसिन। और ये लिम्फोसाइट्स को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये नॉन टॉक्सिक है। ये कहेगा कि लिम्फोसाइट्स मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहा। लेकिन अगर एंजाइम नहीं है, एडिनोसिन डीअमाइनेज एंजाइम नहीं है, तो डीऑक्सी एडिनोसिन कन्वर्ट नहीं हो रहा है डीऑक्सी इनोसिन में, वो एज इट इज बना हुआ है डीऑक्सी एडिनोसिन। और ये तो बहुत भाई जहरीला है, ये तो बड़ा टॉक्सिक है, ये तो बड़ा डेंजरस है। ये कहेगा लिम्फोसाइट्स मैं तुम्हें मार डालूंगा, राइट। तो लिम्फोसाइट्स हो गए डेड। लिम्फोसाइट्स डेड हुए, इम्यूनिटी हुई कमजोर, हर तरह की बीमारी लग जाएगी इंसान। अब आप समझे एडिनोसिन डीअमाइनेज एंजाइम डेफिशिएंसी कितनी खतरनाक है। इस एंजाइम के ना होने से डीऑक्सी एडिनोसिन का लेवल ज्यादा रहता है और वो लिम्फोसाइट्स को नुकसान पहुंचाता है। लिम्फोसाइट्स इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं, लिम्फोसाइट्स का नंबर डाउन आने से इम्यूनिटी प्रभावित होती है। अब भाई इसका कोई इलाज तो होगा मेडिकल साइंटिस्ट के पास, डॉक्टर्स के पास। बिल्कुल। जो पहले ट्रीटमेंट्स किए जाते थे, अर्ली ट्रीटमेंट्स जो थे, उसमें हम क्या करते थे? दो तरीके हैं, ERT एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। दो तरीके कन्वेंशनल मेथड्स। जो एंजाइम एब्सेंट है वो एंजाइम बाहर से डाल दो, सिंपल। बाहर से एंजाइम डाल दो, पर एक बार तो नहीं, तो बार बार डालना पड़ेगा, है ना। वो लिमिटेशन है उस टेक्निक की। तो एंजाइम रिप्लेस कर दिया हमने, एंजाइम डाल दिया बाहर से। दूसरा है बोन मैरो ट्रांसप्लांट करो, वो भी अभी मैं टेक्निक बताता हूं, क्या नुकसान है क्या फायदे हैं। चलो, ERT हेडिंग दे लीजिए। ERT यानी एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्या करा हमने? हमारे पास फंक्शनल एंजाइम अवेलेबल है लेबोरेटरी में, फंक्शनल एडिनोसिन डीअमाइनेज एंजाइम लिया, इंजेक्शन में सिरिंज में हमने भरा और आप देख रहे हैं कि पेशेंट के शरीर में इंजेक्ट कर दिया। एडिनोसिन डीअमाइनेज एंजाइम पहुंच गया, वो डीऑक्सी एडिनोसिन को कन्वर्ट कर देगा, नुकसान नहीं पहुंचेगा लिम्फोसाइट्स को। लेकिन इस टेक्निक की लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस क्या है? नंबर 1, इट रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट इंजेक्शंस। एक ही इंजेक्शन दे देने से तो उम्र भर काम नहीं चल जाएगा, है ना। वो एंजाइम जो अंदर पहुंचे शरीर में, कुछ समय बाद वो खत्म हो जाएगा। कांस्टेंट मॉनिटरिंग भी चाहिए। पेशेंट कुछ एलर्जिक भी हो सकते हैं उस सिचुएशन के लिए, किसी तरह का एडवर्स रिएक्शन आ सकता है।
और ये एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, बहुत सारा पैसा खर्च होगा इसमें, और ये पूरी तरह से कंप्लीटली क्योर नहीं कर पाएगा एडीए डेफिशिएंसी। कुछ हद तक राहत पहुंचा देगा, ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो एक और तरीका है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, बीएमटी। बोन मैरो याद है आपको क्या होता है? बोन्स का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, लॉन्ग बोन्स का स्ट्रक्चर पढ़ा था। मैंने बताया था कि बोन का ट्रांसफर सेक्शन काटें तो सबसे बाहर पेरीओस्टियम होता है, उसके बाद बोन का मैट्रिक्स होता है, फिर एंड ऑस्टियम है, फिर बोन की कैविटी के अंदर एक हेमोपोएटिक टिश्यू, बोन की कैविटी के अंदर एक हेमोपोएटिक टिश्यू होता है जिसे बोन मैरो कहते हैं। हेमोपोएटिक से मतलब क्या है? हेमो इज रेफरिंग टू ब्लड। हेमोपोएटिक टिश्यू जो है इट फॉर्म्स ब्लड सेल्स एंड द ब्लड कॉर्पसेल्स, मतलब आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स यहां पे बनते हैं। तो अगर किसी इंसान में डिफेक्टिव सेल्स हैं बोन मैरो में, तो उसकी जगह अच्छा वाला बोन मैरो डाल दो, वो अच्छे सेल्स बनाता रहेगा। लेकिन ये भी इतना आसान नहीं होगा, इसकी भी लिमिटेशंस हैं। सुनिए, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? रिप्लेसमेंट of a patient's defective bone marrow stem cells with healthy ones. बोन मैरो के जो हेमोपोएटिक सेल्स हैं वो स्टेम सेल्स हैं एक तरह के, जो अलग अलग प्रकार के डब्ल्यूबीसीज और आरबीसीज, प्लेटलेट्स, यहां से सब कुछ बनता है। तो अगर वो डिफेक्टिव है तो उसकी जगह हेल्दी वाला डाल दो बोन मैरो। ठीक है, इसके लिए क्या चाहिए होगा? हमें डोनर चाहिए होगा एक, जिसके पास वो हेल्दी स्टेम सेल्स हैं और जो डोनेट करने का इच्छुक है। उसकी बोन में से बोन मैरो का स्मॉल अमाउंट निकाल के रेसिपिएंट के शरीर में डालना होगा। राइट? कौन सी बोन लेते हैं आप देख पा रहे हैं यहाँ पे? कैन यू गेस? ये जो थाई रीजन में से बोन हमने हाईलाइट करी है, ये कौन सी बोन है? ऑप्शंस दूं? Is it humerus? Is it radius? Is it ulna? Is it tibia? Is it fibula? Is it femur? थाई रीजन, कौन सी बोन? यस, यू गॉट इट राइट। हमने यहाँ पे ली है भाई फीमर बोन, दिखाई है आपको। ठीक है जी, थाई रीजन की फीमर बोन में से बोन मैरो निकाला और वो बोन मैरो हमने रेसिपिएंट के शरीर में डाल दिया। भाई इतना आसान नहीं है प्रोसीजर जैसे आपको दिख रहा है। कितने तरह के टेस्ट हमें करने पड़ेंगे कि डोनर बिल्कुल मैचिंग हो हमारे रेसिपिएंट के लिए, कोई वहां पे हमें कंपैटिबिलिटी इश्यूज ना आए, वरना रिजेक्शन हो जाता है ट्रांसप्लांटेड टिश्यू का, ऑर्गन का, किसी भी चीज का, शरीर उसे रिजेक्ट कर देता है। नाउ देखिए इधर इस टेक्निक की लिमिटेशंस। नंबर वन, लैक ऑफ सूटेबल डोनर्स। डोनर्स मिलना इतना आसान नहीं है ना, हमें कंपैटिबिलिटी देखनी पड़ेगी। कई तरह के सेलुलर मार्कर्स हैं जो हमें मैच करने पड़ते हैं। डिफिकल्टीज हैं ट्रांसप्लांटेशन के साथ, राइट? एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, यहां भी पैसा खर्च होगा बहुत सारा, एंड अगेन इट इज नॉट गोइंग टू कंप्लीटली क्योर दिस प्रॉब्लम। ये एडीए डेफिशिएंसी पूरी तरह से बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से भी क्योर नहीं होगी। चलिए क्या करना पड़ेगा? अब हमें करना पड़ेगा जीन थेरेपी। अब हम जेनेटिक्स के लेवल पे पहुंचते हैं कि वो जो डिफेक्टिव जीन है उसे ठीक कर दिया जाए, राइट? तो परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा, एडीए एंजाइम परमानेंटली बनता रहेगा। नाउ अब आप सोचे होंगे कि वो हमने हेल्दी जीन जो इंट्रोड्यूस करना है वो शरीर के सारे सेल सोमेटिक सेल्स में करना पड़ेगा, या फिर हम इतनी इनिशियल स्टेजेस में कर दें वो चीज कि जब अभी जाइगोट ही बना है। बिकॉज अल्टीमेटली शरीर किससे बना है? एक सिंगल सेल जाइगोट से ही तो बना है। ओवा स्पर्मेटोजोआ फ्यूज हुए, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, है ना? मान लीजिए ये जो जाइगोट बना है, जो ये इंडिविजुअल बनाने जा रहा है ये जाइगोट, इसमें कहीं कोई समस्या है, एडीए डेफिशिएंसी है, हमें नजर आ रही है ये चीज, तो हम जर्म लाइन जीन थेरेपी कर देंगे बिगिनिंग में ही, शुरुआत की स्टेजेस में ही, ताकि आगे जाके जो भी सेल्स बनेंगे वो सब हेल्दी रहें। सो दैट मीन्स जीन थेरेपी दो प्रकार का हो गया, सोमेटिक सेल जीन थेरेपी या सादी भाषा में सोमेटिक जीन थेरेपी, एंड सेकंड इज जर्म लाइन जीन थेरेपी। तो आप हेडिंग देके लिख लीजिए, ये दोनों प्रकार समझाऊंगा डिटेल।
types of gene therapy. Number 1, somatic gene therapy. Number 2, germline gene therapy. सोमेटिक सेल्स एंड जर्मिनल सेल्स में तो आप अंतर समझते हैं ना. जर्म सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया, ऊगोनिया, वो जर्मिनल सेल्स हैं. बाकी शरीर के जितने भी सेल्स हैं सभी सोमेटिक सेल्स हैं. लेकिन अल्टीमेटली ये सारे सेल्स बने हैं एक सिंगल सेल जाइगोट से. आपको याद होगा ना, ओवा एंड स्पर्मेटोजोआ फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनाते हैं. जाइगोट से क्या बनता है जी? मोरुला. मोरुला से क्या बनता है जी? ब्लास्टुला, जिसे मैमल्स में ब्लास्टोसिस्ट भी कहते हैं. ब्लास्टुला से क्या बनता है जी? गैस्ट्रुला. फिर इससे पूरे का पूरा फीटस बन जाता है एंड देन दी न्यूबॉर्न बेबी. ये सारी स्टेजेस आपको पता है, ठीक है जी. नो, यहां पे मैं जिक्र करने जा रहा हूं सोमेटिक जीन थेरेपी का. तो हम क्या करेंगे? पेशेंट के शरीर से हमने लिम्फोसाइट्स निकाले. पेशेंट के शरीर से लिम्फोसाइट्स निकाल लिए. चलिए जी, फिर हमने क्या करा? ये जो लिम्फोसाइट सेल्स हैं, हमने प्रेपरेशन ऑफ रेट्रोवायरल वेक्टर कंटेनिंग एडीए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए. समझिए, हमने क्या करना है कि ये जो सेल्स है ना, इनके अंदर हमने इंट्रोड्यूस करना है मनचाहा डीएनए, राइट, जो कि हेल्दी प्रोडक्ट बना पाए. तो वेक्टर्स इस्तेमाल करते हैं. वायरल वेक्टर हमने यूज करा. अगर वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए है तो फिर हमें डीएनए कैसे बनाना है ये आप जानते हैं, राइट? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. सो प्रिपरेशन ऑफ रेट्रोवायरल वेक्टर कंटेनिंग एडीए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए. उसके बाद हमने वो जो मॉडिफाई हो गए हैं लिम्फोसाइट्स, जिन लिम्फोसाइट्स में हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है अच्छा वाला डीएनए जो कि प्रोडक्ट सही बना लेगा, अब हमें चाहिए कि भाई लैब में इनको कल्चर कर दो, मल्टीप्लाई होने का समय दो. तो मॉडिफाइड लिम्फोसाइट्स आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इन द बॉडी, इन द लेबोरेटरी. द मॉडिफाइड लिम्फोसाइट्स आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इन द लेबोरेटरी. और उसके बाद हम क्या करेंगे? वो जो मॉडिफाइड लिम्फोसाइट्स हैं उन्हें वापस पेशेंट के शरीर में डाल देंगे. सो मुख्य तौर पे हमने क्या करा? जो सोमेटिक सेल्स थे, लिम्फोसाइट सोमेटिक सेल्स हैं, शरीर से बाहर निकाल के उनके साथ कुछ जेनेटिक मैनिपुलेशन करके सही वाला जीन इंट्रोड्यूस करके लैब में उन्हें कल्चर करा, उन्हें मल्टीप्लाई होने दिया. जब हमारे पास ढेर सारी संख्या में वो आ गए, फिर हमने वापस ट्रांसफ्यूजन कर दिया पेशेंट के शरीर में. लेकिन इन लिम्फोसाइट्स का भी तो एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होगा, उम्र भर तो ये काम नहीं करेंगे, है ना? तो बार बार ये ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा. लिमिटेशंस क्या है इस टेक्निक की? लिमिटेड लाइफ स्पैन ऑफ सच मॉडिफाइड लिम्फोसाइट्स. उन मॉडिफाइड लिम्फोसाइट्स का लाइफ स्पैन लिमिटेड है. Periodic infusion of such lymphocytes is required by the patient. तो periodically डॉक्टर डिसाइड करेगा कि भाई कितने समय बाद फिर से दोबारा आना है, ये टेक्निक फिर दोबारा करनी पड़ेगी. खर्चा भी आएगा, परेशानी भी है, और ये कोई लाइफ लॉन्ग सोल्यूशन भी नहीं रहा. ये थी जी सोमेटिक जीन थेरेपी. सेकेंड ऑप्शन, जर्म लाइन जीन थेरेपी. शुरुआत में ही, इनिशियल स्टेजेस में ही हम ऐसा कर दें तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा जी? उसमें हमें जो एडीए जीन है, एडिनोसिन डी अमाइनेज एंजाइम को कोड करने वाला जीन जो है, दैट इज इंट्रोड्यूस्ड वाया द वायरल वेक्टर इनटू, या तो फर्टिलाइज्ड एग में कर दीजिए जी, मतलब जाइगोट में कर दीजिए, या अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में कर दीजिए, है ना? जिस जाइगोट से आगे वाला इंडिविजुअल जो बनने वाला है, और हमें पता है कि उस इंडिविजुअल में, उस पेशेंट में ये समस्या आएगी आगे जाके भविष्य में, है ना? क्योंकि जिन पेरेंट्स के गैमीट से वो बना है, अगर उनमें ये एंजाइम डेफिशिएंसी है तो ये आगे इनहेरिट होगी. तो वहीं पे रोक दिया जाए, उस चीज को वहीं पे सुधार कर दिया जाए. तो जाइगोट जब बना, हमने उसमें सही वाला जीन डाल दिया. जाइगोट स्टेज में नहीं डाला तो अर्ली ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में डाल दिया. अब इससे बनने वाले फिर आगे जो सेल्स होंगे वो वही सही वाला जीन, अच्छा वाला जीन इनहेरिट करेंगे. तो इसको हम कह देते हैं जर्म लाइन जीन थेरेपी, राइट? इसके एडवांटेजेस, फायदे क्या हैं इसके, सुनिए.
embryonic cells give rise to hematopoietic cells which produce lymphocytes. अब देखो, जाइगोट तो एक सिंगल सेल है, इसमें कोई अलग से जर्मिनल सेल, सोमेटिक सेल्स अभी नहीं कुछ भी डिफरेंशिएट हुआ। जाइगोट आगे जाके बना देगा मॉर्यूला, मॉर्यूला बना देगा आगे जाके ब्लास्टुला, जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट कह रहे हैं। अब इन्हीं स्टेजेस में आके सोमेटिक सेल्स, जर्मिनल सेल्स अलग होने लगते हैं। ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन आपने पढ़ा है, टेस्टिस कैसे बनेंगे, ओवरीज कैसे बनेंगे। तो शुरुआत की इनिशियल स्टेजेस में ही जर्मिनल सेल्स अपने आप को अलग कर लेते हैं सोमेटिक सेल्स। तो दो तरह के सेल्स बन गए ना शरीर में, सोमेटिक सेल्स और जर्मिनल सेल्स, राइट। अगर मेल है एम्ब्रियो, अगर जाइगोट XY है तो टेस्टिस बनेंगे, तो वो जर्मिनल सेल्स यानी स्पर्मेटोगोनिया जो है टेस्टिस में सेटल होना है उन्होंने। और अगर वो ओवरीज बनने हैं, XX है एम्ब्रियो, तो वो ऊगोनिया को जाके ओवरीज में सेटल होना है, राइट। मेरा कहने का मतलब ये है, शुरुआत की स्टेजेस में, डेवलपमेंटल स्टेजेस में जर्मिनल सेल्स एंड सोमेटिक सेल्स अपने आप को एक दूसरे से अलग कर लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये दोनों बने किससे हैं? उसी सिंगल सेल्ड डिप्लॉयड स्ट्रक्चर से, दैट इज कॉल्ड जाइगोट, राइट। सो यही सेल्स जो हैं, सोमेटिक सेल्स जो हैं, इन्होंने आगे जाकर के शुरुआत के जो सोमेटिक सेल्स हैं, एम्ब्रियोनिक सेल्स जिसे हमने कह दिया, यहीं से ब्लड सेल्स बनाने वाले हेमोपोएटिक स्टेम सेल्स भी अलग हो जाएंगे और वहीं से लिम्फोसाइट्स बनने हैं विदाउट जेनेटिक डिफेक्ट। अब उनमें कोई जेनेटिक डिफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि हमने जाइगोट वाली स्टेज में ही सुधार कर दिया था, और ये थ्रू आउट दी ऑर्गेनिजम्स लाइफ स्पैन ये अच्छे वाले लिम्फोसाइट्स बनाते रहेंगे। तो हमने एडिनोसिन डीएमाइनेज एंजाइम डेफिशिएंसी के लिए एक तरह से एक परमानेंट क्योर ढूंढ लिया। कैसे? जर्म लाइन जीन थेरेपी से। क्लियर है जी? सो बायोटेक्नोलॉजी की एडवांटेजेस का जिक्र चल रहा था जहां पे आप जीन थेरेपी पढ़ रहे हैं। एक बार डिफरेंसेस देख लें जी। सोमेटिक जीन थेरेपी एंड जर्म लाइन जीन थेरेपी में क्या अंतर होता है? देखिए जी, सोमेटिक जीन थेरेपी में हम क्या कर रहे हैं? healthy cells are transferred into the somatic cells, right? और germ line में healthy genes are transferred into gametic और the embryonic cells. gametes में भी डाल सकते हैं healthy genes, या फिर आप embryo के cells में डालिए। somatic gene therapy का limitation हो जाएगा, it cannot be inherited by future generations. जिस पेशेंट का आपने इलाज करा सोमेटिकली, राइट, मॉडिफाइड सेल्स डाले उसमें, तो उसी का इलाज हुआ, उसकी अगली जनरेशन में वो चीज ट्रांसफर नहीं होगी, जेनेटिक इनहेरिटेंस नहीं होगा इसमें। लेकिन जर्म लाइन जीन थेरेपी जो है, इससे होने वाला इलाज जो है, दैट विल बी इनहेरिटेड बाय फ्यूचर जनरेशंस। सोमेटिक जीन थेरेपी इफेक्ट्स ओनली द टारगेट सेल्स। जो सेल्स हमने निकाले थे जैसे लिम्फोसाइट पेशेंट से, उन्हें मॉडिफाई करा और वापस उन्हीं को डाला, तो वही तो टारगेट हुए, उन्हीं में सुधार हुआ। जर्म लाइन में इट इफेक्ट्स ऑल द सेल्स, क्योंकि आपने बड़ी इनिशियल स्टेजेस में वो कर दिया मैनिपुलेशन। somatic gene therapy has to be carried out multiple times because this is not going to last for long. जितना लाइफ स्पैन है लिम्फोसाइट्स का तब तक ठीक रहेगा वो, उसके बाद फिर वही की वही समस्या। लेकिन जो जर्म लाइन जीन थेरेपी है, दैट कैन बी कैरिड आउट वंस फॉर लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स। एक बार जब कर दिए शुरुआत में, तो फिर ये थ्रू आउट द लाइफ स्पैन रहेगा। ओके, आप देख पा रहे हैं, एक तस्वीर आपको नजर आ रही है स्क्रीन पे। द नेम ऑफ द पर्सन इज अशांति डी सिल्वा। 1990 की बात है। In 1990, a 4-year-old girl named Ashanti De Silva was given the first clinical gene therapy to treat ADA deficiency. इतनी यंग एज में हमने इलाज करा, जीन थेरेपी करा, सक्सेसफुल रहा। 1990 की बात है, राइट? The treatment turned out to be life-changing for her, and she is now presently living a healthy and productive life. देख पा रहे हैं? So that means बायोटेक्नोलॉजी ने कितना बड़ा रिवोल्यूशन ला दिया है कि किसी इंसान की जिंदगी ही हम
बदल सकते हैं, एक तरह से जीवन दान दे पा रहे हैं हम उसे। चल, बात चल रही थी कि बायोटेक्नोलॉजी के इस्तेमाल कहां कहां है। क्या हम बीटी कॉटन तक ही लिमिटेड है, राइट? या हम फ्लेवर सेवर टमेटो तक ही लिमिटेड है? एग्रीकल्चर में ही फायदे हुए हैं? क्या केवल मेडिसिन में ही हुए हैं या और भी हैं? और भी हैं जी, बहुत फायदे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट बायोटेक्नोलॉजी इन डायग्नोस्टिक्स। डायग्नोस्टिक्स समझते हैं? आपने एक्सपीरियंस करा होगा कि भाई कभी आपको बुखार हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई किसी भी किस्म की, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर कुछ टेस्ट लिख के देता है कि भाई ब्लड टेस्ट कराइए, यूरिन टेस्ट कराइए, अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं। सो डायग्नोसिस करते हैं हम उन टेस्ट के जरिए कि पेशेंट को क्या समस्या हो सकती है। कन्वेंशनल मेथड्स क्या रहते हैं? जैसे यूरिन टेस्ट करा दिया हमने, है ना? आजकल घर पे भी यूरिन सैंपल लेने आ जाते हैं। स्टेराइल कल्चर बॉटल होती है जिसमें आपको मॉर्निंग में उठ के पहला यूरिन सैंपल देना है। लैब में ले जाके यूरिन चेक किया जाएगा कि भाई उसमें कहीं शुगर तो नहीं है, या मान लीजिए किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने चेक करना है। ऐसे ही ब्लड भी दिया जाता है, सैंपल टेस्ट, है ना? ब्लड में हम चेक करेंगे किसी किस्म का इन्फेक्शन तो नहीं है। ये जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं डायग्नोसिस के, चाहे यूरिन के हों या सीरम के हों, है ना? सीरम क्या है? सीरम याद है आपको? ब्लड जब क्लॉट करता है तो उसमें से फ्लूइड निकल आता है क्लॉट में से, दैट इज कॉल्ड सीरम। सीरम इज व्हाट? प्लाज्मा माइनस द क्लॉटिंग प्रोटीन्स, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सीरम। सीरम में क्या है? प्लाज्मा में से क्लॉटिंग प्रोटीन्स हटा दीजिए तो बचा सीरम। तो सीरम टेस्ट करा हमने अलग अलग चीजों के लिए। ये कन्वेंशनल मेथड्स की ना लिमिटेशंस है। अब लिमिटेशंस क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है? ड्रॉबैक्स जो है कन्वेंशनल डायग्नोसिस की, वो है लो सेंसिटिविटी इन केस ऑफ लो कंसंट्रेशन ऑफ द पैथोजन। मान लो पैथोजन तो शरीर में है पर बड़ी कम मात्रा में है, बीमारी उसने करी हल्की फुल्की, लेकिन पैथोजन अभी इतना रैपिडली मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, इतनी ज्यादा संख्या में नहीं कि आप उसे डिटेक्ट कर पाए। तो अगर वो इतनी लो कंसंट्रेशन में है तो हम पकड़ ही नहीं पाएंगे, हमारे टेस्ट में वो टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी ही नहीं। ठीक है? और इसमें समय भी लगता है भाई, टाइम कंज्यूमिंग भी है ये चीज। तो बायोटेक्नोलॉजी के जरिए क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि कम समय में हम इवन कितनी कम मात्रा में भी पैथोजन क्यों ना हो, या पैथोजन के सरफेस का कोई प्रोटीन ही क्यों ना हो, उसे भी डिटेक्ट कर पाए। तो बहुत बड़ी रेवोल्यूशन हो जाएगी जी। बिल्कुल। तो अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स की। वो जो कन्वेंशनल डायग्नोस्टिक मेथड्स हैं कि भाई ब्लड टेस्ट कर दीजिए पैथोजन के लिए, यूरिन टेस्ट कर दीजिए पैथोजन के लिए, उनसे हटके ये बहुत बेहतर टेक्निक्स है मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स। क्या है ये समझिए। इट कंप्राइजेस ऑफ मेथड्स टू डिटेक्ट एंड मेजर। डिटेक्ट भी करना कि मतलब प्रेजेंट है या नहीं है, और मेजर करना कि अगर है तो मात्रा कितनी है। सो ऐसे मेथड्स जो डिटेक्ट करेंगे और मेजर करेंगे प्रेजेंस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशंस और डिजीज। यहां पे हम डायग्नोज करेंगे, पकड़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स को जो एसोसिएटेड हैं उस हेल्थ कंडीशन से या पैथोजन से। मान लो भाई एचआईवी वायरस है, एचआईवी वायरस शरीर में गया तो वायरस के कुछ सरफेस एंटीजन्स होंगे, वो प्रोटीनेशियस है, GP120 प्रोटीन है जैसे, है ना, ग्लाइकोप्रोटीन 120, या फिर जो एंटीबॉडीज बन गई हैं उसके खिलाफ वो डिटेक्ट करनी है। सो बेसिकली ये मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स जो है ये पूरे पैथोजन को डिटेक्ट नहीं कर रहे, उससे एसोसिएटेड कोई डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, बायोमोलिक्यूल को डिटेक्ट करेंगे। सो व्हेन आई से बायोमोलिक्यूल तो किस चीज को हम पकड़ेंगे? डीएनए को, आरएनए को, या कोई प्रोटीन एसोसिएटेड है उसको, राइट? तो चाहे पैथोजन बड़ी कम मात्रा में भी है तो भी पकड़ में आ जाएगा वो इस चीज में, राइट? ठीक है जी। चलो अब इसको समझते हैं। इसमें हम थोड़ा सा पीसीआर के बारे में जानेंगे, पहले भी पढ़ चुके हैं हम, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। ऑटो रेडियोग्राफी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, वो भी पहले पढ़ा हुआ है हमने। एलाइजा टेक्निक बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। डायरेक्ट एलाइजा होता है, इनडायरेक्ट एलाइजा है, एंड देन सैंडविच एलाइजा भी होता है, राइट? नाउ हेडिंग दीजिए, एप्लीकेशंस ऑफ पीसीआर, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन इन मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स।
अभी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी जब हमने प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस पढ़े थे बायोटेक्नोलॉजी। कैंसर के डिटेक्शन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? कैंसर आप जानते हैं, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल्स। कैंसर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जब हमने एक और चैप्टर पढ़ना है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। कैंसर की क्या क्या वजह हो सकती। क्रोमोसोम्स के लेवल पे चलते हैं। मान लीजिए ये है जी नॉर्मल क्रोमोसोम, राइट। कार्सिनोजेंस, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, यहां लिखा है ना कार्सिनोजेंस। व्हाट आर कार्सिनोजेंस? कार्सिनोजेंस आर कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, जिनकी वजह से कैंसर हो सकता है। कई चीजें हो सकती हैं। फिजिकल रीजंस है इसके, कई फिजिकल एजेंट्स हैं, केमिकल एजेंट्स हैं, बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं, कुछ वायरसेस हैं जो कैंसर कर सकते हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस सर्विकल कैंसर करता है जी, है ना। सो कई वायरसेस भी कैंसर कर सकते हैं। कई केमिकल सब्सटेंसेस है, फॉर्मेल्डिहाइड है, एक्रोलीन है, पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है। सिगरेट स्मोक, तंबाकू जब जलता है, आपने पढ़ा है ना, सिगरेट स्मोक करने से कैंसर होता है, सुना भी आपने। गले का कैंसर, मुंह का कैंसर, लंग्स का कैंसर। तो टबैको में प्रेजेंट निकोटीन उतना नुकसानदायक नहीं होता। निकोटीन इज हैबिट फॉर्मिंग अल्कलॉइड। निकोटीन उतना नुकसानदायक नहीं है जितना तंबाकू के जलने से जो बाय प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्शन बन रहे हैं, कितनी हार्मफुल चीजें निकल रही हैं जो कि कैंसर कर सकती है। ओके, सो यहां पे आपको दिखाएंगे कुछ कार्सिनोजेंस, यूवी रेस, एक्सरेस, ये भी कार्सिनोजेंस हो सकते हैं। सो म्यूटेशन हो गया मान लो जी उन कैंसर कॉजिंग एजेंट्स के कारण, जेनेटिक लेवल पे जाके प्रभावित करा उन्होंने सेल्स को, म्यूटेशन हो गया। अब हमने डिटेक्ट करना है, कैसे डिटेक्ट कर पाएंगे हम, देखिए अभी समझाता हूं आपको आगे। एक और बात, डाउन सिंड्रोम याद है आपको? ट्राइसोमी ऑफ विच क्रोमोसोम? ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर, डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ द क्रोमोसोम? ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, 3 डोज में आ गया। तो आपने सिम्टम्स पढ़े थे डाउन सिंड्रोम, तो क्या ये भी डिटेक्ट हो सकता है पीसीआर से? बिल्कुल जी, जहां भी कहीं कुछ गड़बड़ हुई है वो हमें पता चल सकती है। सो हाउ डू वी डिटेक्ट कैंसर एंड से अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स बाय पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अगर किसी जीन में म्यूटेशन हुआ है, डीएनए में किसी हिस्से में म्यूटेशन हुआ है, जीन म्यूटेट कर गया, उस म्यूटेटेड जीन के लिए हम अपना प्रोब्स तैयार कर लेते हैं। पढ़ा है आपने पीसीआर में, आपको मैंने बताया था, हमने प्रोब तैयार कर लिया, जेनेटिक प्रोब ना। हम पीसीआर के जरिए एम्पलीफाई कर लेते हैं उसे, उस म्यूटेटेड जीन का उतना जो सेगमेंट है उसका एम्पलीफिकेशन हो जाता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। और अगर नॉर्मल जीन है, वो म्यूटेट हुआ ही नहीं है, तो वो जो हमने प्रोब बनाया है वो उसके साथ वहां पे बाइंड नहीं करेगा, तो एम्पलीफिकेशन नहीं होगा, देयर विल बी नो पीसीआर प्रोडक्ट्स। तो पीसीआर जो आपने पढ़ा था ना, उसे रिवाइज करना पड़ेगा आपको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए, ये समझने के लिए। या फिर आप सादी भाषा में याद रखिए कि कैंसर का डिटेक्शन पीसीआर से हो सकता है, म्यूटेटेड जीन को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, राइट। इसी तरह से और जेनेटिक डिसऑर्डर्स को भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। HIV, how many of you remember the full form for HIV? Human Immunodeficiency Virus। इम्यूनोडेफिशिएंसी मतलब इम्यूनिटी को कम कर देता है। HIV वायरस जब शरीर में पहुंचता है, हेल्पर टी सेल्स को नुकसान पहुंचाता है, हेल्पर टी सेल्स का नंबर डाउन जाता है। हम HIV का पूरा लाइफ साइकिल पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, वायरल डिजीजेस जब पढ़ेंगे। एड्स जो है उसके बारे में डिटेल में हमने पढ़ना है। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV पॉजिटिव होना और एड्स हो जाना दो अलग बातें हैं। HIV पॉजिटिव कोई इंसान है, उसका मतलब है उसके शरीर में HIV पहुंच चुका है और हमने अपनी सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स के जरिए डिटेक्ट कर लिया। उस इंसान को एड्स होने में कई महीने या कई साल लग सकते हैं, राइट। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो HIV अगर शरीर में गया है किसी इंसान के, तो अब जब कोई पैथोजन जाता है शरीर में तो इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाता है उसके खिलाफ।
एचआईवी बड़ा चालाक है, इसके ग्लाइकोप्रोटीन्स कवर्ड रहते हैं, शील्डेड रहते हैं, इतनी जल्दी से इसके खिलाफ ना एंटीबॉडीज बन नहीं पाती, समय लगता है। 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, साल भी लग जाता है एंटीबॉडीज बनने के लिए एचआईवी के खिलाफ, है ना। तो भाई तब तक वो नुकसान तो पहुंचा ही जाएगा, तो हमें तो जल्द से जल्द डिटेक्ट कर लेना चाहिए कि एचआईवी शरीर में है या नहीं। तो हमारे पास इसके लिए टेक्निक्स अवेलेबल है। एलाइजा टेक्निक भी है जो हम पढ़ेंगे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एलाइजा एचआईवी के लिए या हार्मोन्स को डिटेक्ट करने के लिए भी यूज करते हैं। देखो जी, ये रहा एचआईवी वायरस, ये उसका स्ट्रक्चर है पूरा, राइट। अंदर जेनेटिक मटेरियल है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम है इसके पास, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन शो करता है। व्हाट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन? आरएनए से डीएनए का बन जाना इज व्हाट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, राइट। बाहर ही उसके ये दिख रहे हैं आपको, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं इसके, ये अलग अलग तरह के, कैप्सिड होती है, कवरिंग होती है इसमें। सो हमने क्या करा, एचआईवी का आरएनए सीक्वेंसिंग करके हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम के जरिए हमने इसका सीडीएनए बना लिया लैब में। ये चीज हम कर चुके, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हमने बना लिया जी इसके लिए, ठीक है ना। अब हम डिटेक्ट कैसे करते हैं? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के जरिए। पीसीआर का बेसिक सिद्धांत आपको याद होना चाहिए। मान लीजिए ये रहा हमारा एचआईवी स्पेसिफिक जीन जो एचआईवी ने इंट्रोड्यूस करे हैं सेल्स में, है ना। ये एचआईवी स्पेसिफिक जीन जो है, पेशेंट का डीएनए जो हमने लिया उसमें हमें ये एचआईवी स्पेसिफिक जीन दिखा। हमने पीसीआर टेक्निक के अलग अलग साइकिल्स करके, मल्टीपल साइकिल्स करे, प्रोडक्ट हमें ये मिला। दैट मीन्स द पर्सन इज एचआईवी पॉजिटिव। आपको बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाने की जरूरत, आप बेसिक सिद्धांत समझ लीजिए। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के जरिए हम एचआईवी डिटेक्शन कर लेते हैं। ओके, पीसीआर रिवाइज जरूर कर लीजिएगा बेटा। सुनो, एप्लीकेशंस ऑफ पीसीआर इन डायग्नोसिस कहां कहां? टू डिटेक्ट द म्यूटेटेड जीन्स इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट। सस्पेक्टेड है पेशेंट, हमने पेशेंट का बायोप्सी किया, हमने टिश्यू लिया, टिश्यू सैंपल लिया, और हम वहां पे हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज परफॉर्म करते हैं। हमें कई टेक्निक्स करनी पड़ती हैं कैंसर डिटेक्ट करने के लिए, जिसमें पीसीआर का भी रोल है। We can also detect abnormal genes that cause the genetic disorders, अलग अलग तरह की बीमारियों के लिए। We can also detect HIV in the suspected HIV patients. देखो, एचआईवी के शरीर में जाने के अलग अलग रूट्स आपको पता है। हाउ डज एचआईवी स्प्रेड? थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, राइट, थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ब्लड प्रोडक्ट ट्रांसफ्यूजन, थ्रू यूज ऑफ कंटामिनेटेड सिरिंजेस, नीडल्स, है ना, ब्लेड्स, रेजर्स, मदर की ब्रेस्ट मिल्क से बेबी तक। अगर प्रेग्नेंट फीमेल एचआईवी पॉजिटिव है, उसके यूट्रस में जो बेबी डेवलप हो रहा है, देयर आर चांसेस कि एचआईवी प्लेसेंटा क्रॉस करेगा और बच्चे तक पहुंचेगा। इस तरीके से भी एचआईवी चला जाता है ना। अब एचआईवी किसी के शरीर में आ गया, अभी उसे इंसान को नहीं पता। मान लीजिए किसी का 4 दिन 5 दिन पहले अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है और उस इंसान को डर है कि कहीं वो एचआईवी पॉजिटिव तो नहीं हो गया, तो इतनी कम ड्यूरेशन में इतनी जल्दी हम ब्लड में नहीं डिटेक्ट कर पाएंगे एचआईवी, है ना। समय लग जाता है इसमें। इट कैन बी 15 डेज, इट कैन बी 1 मंथ। अगर 15 डेज पे टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया तो हम 1 महीने पे करेंगे। 1 महीने पे नहीं आया तो हम कहेंगे पेशेंट को 3 महीने बाद कराइए। 3 महीने पे पॉजिटिव नहीं आया तो 6 महीने पे कराइए। सो टाइम लग जाता है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनने में, समय लगता है। ओके, नाउ पीसीआर टेक्निक है हमारे पास जल्द से जल्द जानने के लिए। ओरा क्विक टेस्ट भी होता है जिसमें ओरल स्वैब लेते हैं हम और वहां से डिटेक्ट करते हैं, विद इन फ्यू मिनट्स जो है हमें उसका रिपोर्ट मिल जाता है। एंड द टेस्ट कैन बी डन एट होम ऑल्सो, लेकिन ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है फॉर डिफरेंट रीजंस। वो भी मैं बताऊंगा कि ओरा क्विक टेस्ट जो है क्यों नहीं है अवेलेबल इंडिया में, उसकी क्या वजह नहीं, दैट विल डिस्कस। एनीवे, सो यहां पे मैंने बताया था कि पीसीआर टेक्निक के जरिए हम जल्द से ये जान सकते हैं कि पर्सन एचआईवी पॉजिटिव है या नहीं। ठीक है जी। नाउ ये क्या है जी? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स।
याद है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? डीएनए का आइसोलेशन हुआ था, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस से डाइजेशन कराया था, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक करा था, सदन ब्लॉटिंग टेक्निक समझी थी, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, और एक बात पढ़ी थी हमने खास वहां पे, दैट वाज ऑटो रेडियोग्राफी. डू यू रिमेंबर दैट? ऑटो रेडियोग्राफी. हाँ जी, याद है? डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है? डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है, और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने पढ़ा था कि वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा, और फिर हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाली टेक्निक में हमने आगे पढ़ा था कि हम नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन शीट्स जो है वहां पे ट्रांसफर कर देते हैं, जो हमारे डीएनए के बेचारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे टुकड़े हैं, और हमें बैंड्स नजर आते हैं वहां. याद है ये सारी बात? बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस में हमने पढ़ा था. दिस इज हाउ दी बैंड्स दे आर ऑब्जर्व. नाउ सुनो मेरी बात. मान लो ये है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसे हम जानना चाहते हैं. हेल्दी पेशेंट से हमने ये जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया है. ओके, इसके खिलाफ हमने एक रेडियो लेबल्ड प्रोब बनाया है. प्रोब एक आर्टिफिशियली डिजाइन जो डीएनए का सेगमेंट है, ये है जी प्रोब. अगर यहाँ पे सीक्वेंस है CGTCA, तो प्रोब पे उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है. ये प्रोब हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक याद कीजिए, ये प्रोब जाकर के जुड़ गया हमारे उस जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ. अब ये रेडियो लेबल्ड है. ये प्रोब जो था ये रेडियो लेबल्ड है. हमारा मकसद यही था ताकि हम इसे ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक के जरिए डिटेक्ट कर सकें. देखो ये हरे रंग का नजर आ गया, हेल्दी सैंपल जिसमें हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसके खिलाफ वो प्रोब बनाया था और वो वहां पे जुड़ गया. ना अगर हम पेशेंट का सैंपल लेंगे डीएनए का, वहां पे हमें ये रेडियो लेबल्ड प्रोब उसके साथ नहीं जुड़ेगा, क्योंकि वहां पे वो जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, वो म्यूटेट हो चुका है. हमने तो यही जानना था कि ये हेल्दी सैंपल है, ये म्यूटेटेड सैंपल है, ये इसके खिलाफ एक प्रोब है, ये सिर्फ हेल्दी सैंपल से जुड़ता है, ये इसके साथ जुड़ा, ये इसके साथ नहीं जुड़ेगा, क्योंकि यहां पे म्यूटेशन हो रखा है, वो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस उसे मिल ही नहीं पाएगा. क्लियर है जी? राइट. नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, दैट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, जिसे शॉर्ट में एलाइजा टेक्निक भी कहते हैं. अब इसमें एंजाइम लिंक्ड क्यों कहा? क्योंकि हम ऐसी एंटीबॉडीज इस्तेमाल करने जा रहे हैं जो एंजाइम के साथ लिंक्ड हैं, जो एंजाइम के साथ जुड़ी हुई हैं. सो एलाइजा का बेसिक प्रिंसिपल एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन है. एंटीजन क्या होते हैं, एंटीबॉडीज क्या होती हैं, एंजाइम उसके साथ जुड़ने पे उसे हम एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी कह देते हैं या कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी कह देते हैं. ये सब चीजें आपको अगले सेशन में डिटेल में समझाऊंगा. एलाइजा के जरिए पैथोजन का इन्फेक्शन डिटेक्ट होगा, एंटीबॉडीज अगेंस्ट द पैथोजन डिटेक्ट होंगी, और एलाइजा टेक्निक से हम कई तरह के हार्मोन्स को भी डिटेक्ट करते हैं. राइट. तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही. मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स की बात हम कर रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह से एक रेवोल्यूशनरी तरीके से उभर के सामने आया है डायग्नोस्टिक्स के फील्ड. ठीक है जी. सो अगले सेशन में हम एलाइजा टेक्निक पढ़ेंगे. आई विल टेल यू अबाउट डायरेक्ट एलाइजा, आई विल टेल यू अबाउट इनडायरेक्ट एलाइजा आल्सो. तब तक के लिए मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर आपसे विदा लेता हूं, आपको नमस्कार कहता हूं, ढेरों गुड विशेस देता हूं. रिवाइज जरूर कीजिए. जैसे आज देखो पीसीआर टेक्निक आ गया है ना इसमें भी, तो अगर आपने अच्छे से रिवाइज किया हुआ है तो आपको सब अच्छे से समझ आया होगा. राइट. चलो जी, डेली प्रैक्टिस पेपर्स जरूर प्रैक्टिस कीजिए. नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, एलाइजा टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे. तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल.
Number four, which brings us to Palo Alto, California, with Stanford University School of Medicine. Stanford Medical School is fantastic for a number of reasons. One of which I think we should explore through solutions. Really, if you can,